ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। 12 मार्च को पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की थी। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। ईरान वॉर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात चिंताजनक है। दुनिया भर में स्थितियां बदल गई हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट से भारत भी अछूता नहीं है। संसद में पीएम मोदी के संवाद के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक हुई। संसद भवन में हुई इस बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। ईरान वॉर को लेकर सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका केरल में पहले से कार्यक्रम तय है। कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा हुई है। दिल्ली की विशेष अदालत ने यूएपीए के तहत आतंक से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसिया अंद्राबी की सहयोगी सोफी फहमिदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा दी गई है। अदालत ने तीनों को इस साल 14 जनवरी को प्रतिबंधित संगठन दुख्तारन मिल्लत से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी ठहराया था। अंद्राबी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कुल 33 एफआईआर दर्ज हैं। उसे 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद मृत्युशैया पर पड़े हरीश राणा का आज निधन हो गया। पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत मिलने के बाद एम्स में उन्हें रखा गया था। धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम हटा दिया गया। हरीश 2013 से कोमा में थे। पिछले 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे जीवित थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को पहली बार किसी भारतीय को पैसिव यूथेनेशिया का अनुमति दी थी। धर्म परिवर्तन करने वाले के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति या सदस्य नहीं माना जा सकता। किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। अदालत ने साफ किया कि ईसाई बने व्यक्ति को SC/ST एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस AV अंजारिया की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। भारतीय रेलवे ने कंफर्म टिकट रद्द करने के लिए नए रिफंड नियमों की घोषणा की। अगर ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है तो कोई रिफंड जारी नहीं किया जाएगा। 24 घंटे से 8 घंटे के बीच आधा किराया वापस होगा, जबकि 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर प्रति यात्री केवल न्यूनतम आधारित कैंसिलेशन शुल्क ही काटा जाएगा। इसके अलावा बोर्डिंग पॉइंट में भी बदलाव हुआ है। अब यात्री ट्रेन प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने ईरान से जिस बातचीत का ऐलान किया, उसकी सच्चाई थोड़ी ही देर में दुनिया के सामने आ गई। ना तो ईरान रुका, ना अमेरिका और ना ही इजराइल। आज 25वें दिन भी युद्ध उसी तरह जारी है जैसे ट्रंप की 5 दिन के सीजफायर की घोषणा से पहले चल रहा था। डीएनए मित्रों, इस युद्ध के माहौल में भी ट्रंप लेकिन मुनाफा तलाश रहे हैं। आज डीएनए की शुरुआत युद्ध के माहौल में ट्रंप की मुनाफा वसूली से। कैसे ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका के शेयर बाजार में $3 ट्रिलियन की उथल पुथल मचा दी। सिर्फ 70 मिनट के भीतर कैसे अमेरिकी बाजार ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। शेयर बाजार के साथ साथ ऑयल की फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे सट्टेबाजी हुई और इस बीच आम निवेशकों की कीमत पर कुछ लोगों ने कैसे भारी भरकम मुनाफा कमा लिया। डियर मित्रों, वॉल स्ट्रीट में इस खेल की शुरुआत अमेरिकी समय के मुताबिक कल सुबह 7 बजे के करीब होती है, यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे के आसपास। सुबह 6:50 पर अमेरिका के S&P इंडेक्स और क्रूड फ्यूचर्स के वॉल्यूम में जोरदार उछाल आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक S&P इंडेक्स में $1.5 बिलियन की खरीदारी का ऑर्डर लगाया गया। उस वक्त शेयर बाजार खुलने में करीब 2.5 घंटे का समय बाकी था। रात भर फ्यूचर मार्केट में भारी गिरावट चल रही थी। तेल की कीमत $114 प्रति बैरल को छू रही थी। सोने चांदी में रिकॉर्ड गिरावट थी। निवेशकों में डर का माहौल था। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा केंद्रों को 48 घंटे बाद निशाना बनाने की जो धमकी दी थी, उसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों का यह हाल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी शेयर बाजार भी दुनिया भर के ट्रेंड के मुताबिक लुढ़कने वाला है। लेकिन इसके बावजूद प्री ट्रेडिंग के दौरान फ्यूचर सौदे में जोरदार पैसा लगा दिया गया। पैसा लगाने के 14 मिनट के बाद, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पैसा लगाने के 14 मिनट के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी समय के अनुसार
ट्रंप ने यह पोस्ट सुबह 7:04 पर किया। तब तक भारत का शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हो चुका था। ट्रंप ने जैसे ही ईरान के साथ बातचीत और 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला ना करने की घोषणा की, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी से उछाल आ गया। यानी जो बाजार के दिन भूचाल का साबित होने वाला था, जो दिन, वो तेजी का दिन बन गया। उस वक्त बाजार खुला भी नहीं था, लेकिन प्री ट्रेडिंग में ही जोरदार बढ़त दर्ज की गई। सामान्य रूप से बाजार खुलने से पहले खरीद बिक्री का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता जितना कल हुआ था। डीएनए मित्रों, 7:10 पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स 240 पॉइंट्स उछल गया। यानी ट्रंप के पोस्ट के महज 6 मिनट के भीतर बाजार का यह रिएक्शन देखने को मिला। कच्चे तेल का भाव लगभग 15% से ज्यादा गिर गया। यानी जो कच्चा तेल $114 के भाव पर बिक रहा था, वो $96 पर आ गया। इस तेजी ने अमेरिकी बाजार के कुल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की भारी बढ़ोतरी कर दी। इसके अलावा सोने चांदी की कीमत में जो तेज गिरावट हो रही थी, उस पर भी ब्रेक लग गया। सोचिए, ट्रंप के एक पोस्ट का अमेरिका में क्या असर हुआ। लेकिन ट्रंप के पोस्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया यही खत्म नहीं हुई। इसके 27 मिनट के बाद, यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 7:37 पर ट्रंप के दावे को लेकर ईरान की पहली प्रतिक्रिया आई। ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठा बताया, साफ कर दिया कि युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। डीएनए मित्रों, अब आपको ईरान के इस इनकार पर अमेरिकी बाजार का रिएक्शन भी जानना चाहिए। जैसे ही ईरान ने इनकार किया, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई। सेंटीमेंट पर चलने वाले शेयर बाजार में ईरान के सख्त रुख ने निवेशकों के भरोसे को तोड़ दिया। जो बाजार 240 पॉइंट ऊपर उठ चुका था, वो सुबह 8 बजे तक 120 पॉइंट गिर गया। यानी बाजार की बढ़त आधी रह गई। इसकी वजह से देखते ही देखते $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप साफ हो गई। यानी बाजार में पहले $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद $1 ट्रिलियन की गिरावट आ गई। इस तरह ट्रंप के एक पोस्ट ने बाजार में पहले $2 ट्रिलियन जोड़ा और ईरान के एक इनकार ने $1 ट्रिलियन खत्म कर दिया। और यह सब हो गया सिर्फ 70 मिनट में, यानी सुबह 6:50 से लेकर 8 बजे के बीच। अब आप सिलसिलेवार ढंग से इस उतार चढ़ाव पर अपनी नजर डालिए। सुबह 6:50 पर फ्यूचर्स के वॉल्यूम में उछाल आया। 7:04 पर ट्रंप ने बातचीत वाला पोस्ट किया। 7:10 पर S&P इंडेक्स में 240 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। 7:37 पर ईरान ने ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया और 8 बजे S&P इंडेक्स में 120 पॉइंट्स की गिरावट आ गई। इस तरह शेयर बाजार खुलने से पहले 70 मिनट में $3 ट्रिलियन यानी 280 लाख करोड़ रुपए का स्विंग हुआ, जिसे अभूतपूर्व बताया जा रहा है। डीएनए मित्रों, जिस ईरान के खिलाफ अमेरिका ने यह युद्ध लड़ रहा है, उसकी जीडीपी सिर्फ $376 अरब है। लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप के दावे की वजह से $3 ट्रिलियन की उथल पुथल मच गई। यानी ईरान की जीडीपी से 8 गुना ज्यादा रकम ऊपर नीचे हो गई। मित्रों, अमेरिका के मशहूर योद्धा मेजर जनरल स्पेडले बटलर ने कहा है, युद्ध एक रैकेट है जिसमें मुनाफा डॉलर में गिना जाता है और नुकसान जिंदगियों में। युद्ध और मुनाफे का यह समीकरण जानने के लिए आपको बाजार के एक और उथल पुथल के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार के अलावा तेल के बाजार में भी सट्टेबाजों ने फायदा उठाया। तेल बाजार में सट्टेबाजों ने $580 मिलियन यानी लगभग 5,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लगभग 6,200 कॉन्ट्रैक्ट कुछ सेकंड में ट्रेड हुए। खास बात यह है कि ज्यादातर सौदे उसी वक्त हुए जब शेयर बाजार में फ्यूचर्स सौदे में खरीदारी हो रही थी, यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 6:50 के आसपास। इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार में ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से 14 मिनट लगभग 15,000 करोड़ की खरीदारी की गई। 14 मिनट पहले, यानी बाजार ऊपर जाने से ठीक पहले। वहीं तेल बाजार में 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की गई, यानी तेल का दाम कम होने से पहले। अब आप समझिए कितना बड़ा खेल है। इस तरह दोनों ही मामलों में फायदा कमा लिया गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 20 मिनट के भीतर इससे $100 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा कमाया गया। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत की झूठी उम्मीद में
उछलने वाले शेयर बाजार का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा लिया गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से पहले तेल और शेयर दोनों में ताबड़तोड़ सट्टेबाजी की गई। तेल की कीमतों में गिरावट और शेयरों में तेजी की भविष्यवाणी करने वाले बड़े दांव लगाए गए। आसान शब्दों में कहें तो इस सेक्टर से जुड़े व्यापारियों और निवेशकों ने ट्रंप के ऐलान से पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी और शेयर बाजार में उछाल आएगा। डीएनए मित्रों, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। जब पूरी दुनिया में शेयर बाजार गिर रहे थे तो अमेरिकी शेयर बाजार में अचानक उछाल आ गया। जब तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी तो अचानक दाम में भारी गिरावट आ गई। इससे भी बड़ी बात यह कि कुछ लोगों ने बिल्कुल सही समय पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की। प्री मार्केट के दौरान जब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, उस वक्त $2 अरब लगाए गए और महज 20 मिनट के भीतर सट्टा लगाने वालों ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। उस वक्त किसी को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप अचानक तनाव कम करने का संकेत देंगे, लेकिन किसी ने उम्मीद के उलट शेयर बाजार और तेल बाजार में अरबों डॉलर लगा दिए। सोचिए वो कौन लोग थे और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि ट्रंप के फैसले के बारे में किसी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो। यह किस्मत भी नहीं हो सकती। यह अभी साफ नहीं है कि क्या किसी व्यक्ति ने यह ट्रेडिंग की या कई लोगों ने मिलकर यह मुनाफा वसूला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप के पोस्ट की जानकारी पहले से कुछ लोगों को थी? क्या उन्होंने उसी के मुताबिक खरीद बिक्री की और मुनाफा कमाया? क्या ट्रंप के पोस्ट की जानकारी लीक कर दी गई थी? इन्हीं सवालों की वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी जानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर की खरीद बिक्री करता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। आमतौर पर यह किसी कंपनी से जुड़ी जानकारी होती है, लेकिन यह मामला ट्रंप की पोस्ट से जुड़ा है। इस मामले में ट्रंप ने अपनी पोस्ट के जरिए शेयर बाजार की चाल को प्रभावित किया। मित्रों, शेयर बाजार में सौदे का समय इतना संदिग्ध है कि इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन के सवाल अब उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में भी इस सटीक समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते कोई इस पर आपत्ति भी नहीं कर पाएगा। मित्रों, ट्रंप के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का एक पैटर्न रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के सवाल उठे हों। कब कब ये सवाल उठे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के बयान पर जो सवाल अमेरिकी मीडिया और पूरी दुनिया उठा रही है, वैसा ही सवाल ईरान में भी उठाया जा रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ वो शख्स हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। इसकी वजह यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरानी संसद के स्पीकर ही अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप के दावे को फेक न्यूज बताया। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप के दावे को लेकर क्या कहा, यह भी आपको जानना चाहिए। गलीबाफ के मुताबिक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजार में हेरा फेरी के लिए किया जा रहा है। यानी ईरान के नेता भी मानते हैं कि ट्रंप की बातचीत की थ्योरी झूठी है और वो शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। मित्रों, डीएनए में हम आपको ट्रंप के व्यवसायिक साम्राज्य के बारे में बता चुके हैं। कारोबारी रहे ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने फैसलों से मुनाफा कमाने में पीछे नहीं रहे। राष्ट्रपति होने की वजह से खुद अपने खाते में पैसे नहीं डाल सकते तो बेटे और दामाद को लाभ पहुंचा रहे। मित्रों, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि आगे की बातचीत में भी वो मौजूद रहेंगे। लेकिन ये वही कुशनर हैं जो खाड़ी देशों से अरबों डॉलर का फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई ने कुशनर की इन्वेस्टमेंट कंपनी एफिनिटी पार्टनर्स में $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया। यानी एक ही व्यक्ति ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के दुश्मनों से फंड इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति का दामाद होने की वजह से किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बारे में नहीं सुना जाता, लेकिन ट्रंप ने सभी परंपराओं को तोड़कर रख दिया है। मित्रों, ट्रंप पर इनसाइडर ट्रेडिंग के जो आरोप अब लग रहे हैं, वैसे ही आरोप पिछले 3 महीने में 2 बार लग चुके हैं। सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट पर जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से ठीक पहले एक यूजर ने $32,000 का दांव लगाया था। उसने अमेरिका के ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले सटीक भविष्यवाणी की थी कि मादुरो की सत्ता चली जाएगी। इस तरह उसने $4 लाख कमाए। इसी तरह ईरान पर हमले की सटीक तारीख या अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर
$529 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। 6 नए अकाउंट्स ने सटीक तारीख पर दांव लगाकर $12 लाख कमा लिए। सोचिए, 6 नए अकाउंट्स थे, उन्हें सटीक तारीख की जानकारी थी और $12 लाख कमा के ले। अब 10 नए अकाउंट्स ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम पर $1,60,000 तक लगाए। ट्रंप की पोस्ट के बाद इनकी वैल्यू $3 लाख से ज्यादा हो गई और 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच युद्ध विराम हो जाता है तो ये अकाउंट $10 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। सोचिए, सट्टा बाजार में हर घटना की सटीक भविष्यवाणी की जा रही है, वो भी उस पॉली मार्केट पर जहां ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर सलाहकार और निवेशक हैं। पूरी दुनिया युद्ध के असर से परेशान है, लेकिन ट्रंप क्या फैसला करने वाले हैं उसका सटीक अनुमान लगाकर अमेरिका में कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। जब सिर्फ फैसले से बात नहीं बनती, उस वक्त ट्रंप झूठे दावे भी करते हैं, जैसा कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर किया गया है। मित्रों, प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद में युद्ध भी एक बाजार बन जाता है, जहां कुछ लोग दूसरों के खून से मुनाफा कमाते हैं। कार्ल मार्क्स की यह बात ईरान युद्ध के संदर्भ में 100% सही साबित हो रही है। सोचिए, जब पूरी दुनिया परेशान है, बर्बादी की ओर हाहाकार मचा है, ऐसे समय कुछ रसूखदार लोग पैसा बनाने में लगे। अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी युद्ध को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। सिर्फ कल ही ऐसा नहीं हुआ कि ट्रंप ने शेयर मार्केट का कामकाज शुरू होने से पहले बयान दिया और चुनिंदा लोगों ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। जब से ईरान वॉर की शुरुआत हुई है, तब से ट्रंप ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप को अब अमेरिका में मार्केट मैनिपुलेटर भी कहा जाने लगा है। अब जो डिटेल्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ट्रंप के बयान और अमेरिकी शेयर बाजार का सीधा रिश्ता भारतीय शेयर बाजार और आपके हमारे जैसे निवेशकों से जुड़ता है। मित्रों, 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ। यह शनिवार का दिन था, यानी शेयर बाजार बंद थे। आप चाहें तो इसे संयोग भी समझ सकते हैं। 1 मार्च को रविवार था। 2 मार्च को शेयर बाजार खुले, बाजार में गिरावट थी। इसी दिन ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। यह पहली बार था जब ट्रंप ने युद्ध की टाइमलाइन फिक्स की। पहले लग रहा था कि युद्ध लंबा चलेगा, इसलिए 4 से 5 हफ्ते में युद्ध खत्म होने के बयान को शेयर बाजार ने सकारात्मक तौर पर लिया। ट्रंप के बयान के बाद डॉ जोन्स में गिरावट थम गई। S&P 500 और नेस्डैक दोनों तेजी के साथ बंद हुए। निवेशकों को एक दिन में करीब 57 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो गया। अगले सोमवार यानी 9 मार्च को ट्रंप ने फिर एक बयान दिया। कहा, वॉर इज वेरी कंप्लीट, यानी युद्ध समाप्त होने वाला है। मार्केट ने इसे तनाव खत्म होने का सिग्नल माना। ट्रंप के बयान से पहले S&P 500 इंडेक्स करीब 2% गिरा था। बयान के बाद तेजी आई और S&P 500 और डॉ जोन्स जो है और नेस्डैक तेजी के साथ बंद हुए। ट्रंप के बयान से पहले क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल के आसपास था। यह गिरकर $85 प्रति बैरल के आसपास आ गया। कुल मिलाकर 9 मार्च को निवेशकों को 47 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 20 मार्च को ट्रंप ने ईरान से तनाव कम करने की बात कही। अमेरिकी शेयर बाजार में करीब 1% का सुधार हुआ। ब्रेंट क्रूड का दाम गिरकर $108 तक आ गया। यह शुक्रवार का दिन था। 24 घंटे बाद यानी 21 मार्च को ट्रंप ने 48 घंटे वाला अल्टीमेटम जारी कर दिया। कहा, 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। यह शनिवार का दिन था। शेयर बाजार बंद थे, लेकिन कच्चे तेल का दाम $114 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। ट्रंप के बयान से ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हो गए। 2 दिन बाद जब एशियाई बाजार खुले तो भारी गिरावट हुई। एशियाई निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। संकेत साफ था कि अमेरिकी बाजार भी गिरेंगे। लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार खुलने से 2 घंटे पहले ट्रंप ने 5 दिन तक हमला रोकने का बयान दिया। हां, तब तक प्री बेट जो ट्रेडिंग थी वो शुरू हो गई थी। मित्रों, आम निवेशकों के लिए बाजार खुलने से पहले बड़े निवेशकों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। इसे ही प्री ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उथल पुथल की आशंका कम हो। ट्रंप ने बयान तभी दिया जब मार्केट में प्री ट्रेडिंग सेशन चल रहा था। उनके इस बयान के बाद भारतीय रुपए में करीब 3 लाख करोड़ का खेल हुआ। मित्रों, प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि युद्ध में आम लोग मरते हैं, लेकिन उसका फायदा अक्सर वही उठाते हैं जो उससे दूर बैठे होते हैं। ईरान वॉर को लेकर अमेरिका में यही हो रहा है। मित्रों, हर बार ट्रंप बयान देते हैं
मार्केट में उथल पुथल होती है। ट्रंप के बयान आकस्मिक नहीं होते हैं, अचानक नहीं होते हैं, इसका एक पैटर्न है। अब वो समझिए। ट्रंप ने 2 मार्च को कहा युद्ध 4 से 5 हफ्ते चलेगा। दिन सोमवार था, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था। इससे यूएस मार्केट में बढ़त हो गई। ट्रंप का दूसरा बयान 9 मार्च यानी सोमवार को आया। इस दिन भी ट्रंप ने तनाव खत्म करने की बात कही, फिर मार्केट बढ़ गया। ट्रंप का तीसरा बयान 20 मार्च यानी शुक्रवार को आया। उन्होंने तनाव खत्म करने की बात कही और मार्केट फिर बढ़ गया। यानी जब जब शेयर बाजार खुला, ट्रंप ने ऐसे बयान दिए जिससे मार्केट में तेजी आ जाए। लेकिन जब मार्केट बंद था, ट्रंप का बयान भी बदल गया। 21 मार्च को शनिवार के दिन शेयर बाजार में कामकाज बंद था। तब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। 23 मार्च को जब दुनिया भर के बाजार गिरे, अमेरिकी बाजार के गिरने की आशंका थी, तब ट्रंप ने 5 दिन हमले टालने की बात कही। सोचिए, क्या यह महज संयोग है कि जब अमेरिकी शेयर बाजार में कामकाज होता है तब ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर लेते हैं, जब मार्केट बंद होता है तब ट्रंप विध्वंसक जंग का ऐलान कर देते हैं। मित्रों, इसलिए अमेरिकी मीडिया में शेयर बाजार और ट्रंप के रिश्ते को लेकर नया शब्द ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द है टैको। मीडिया कह रहा है ट्रंप घोषणा करते हैं, कॉन्ट्रडिक्स यानी अपने बयान का खंडन करते हैं, ऑस्किलेट यानी बाजार में उतार चढ़ाव लाते हैं। ट्रंप बार बार अपने बयान से मार्केट को हिला रहे हैं। पहले धमकाते हैं, इससे गिरावट होती है, फिर बातचीत और शांति की बात करते हैं, इससे बाजार बढ़ता है। इसीलिए ट्रंप को अमेरिकी शेयर बाजार में मैनिपुलेटर भी कहा जा रहा है। मित्रों, अमेरिका के नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि युद्ध गरीबों को मरने भेजता है और अमीरों को और अमीर बनाता है। जिस तरह से ट्रंप अमेरिकी शेयर बाजार को मैनिपुलेट कर रहे हैं और जिस तरह से कुछ चुनिंदा लोग शेयर बाजार से पैसा बना रहे हैं, उससे मार्टिन लूथर किंग की बात सच होती दिख रही है। मित्रों, युद्ध से पैसा बनाना अनैतिक है, पाप है। और यह पाप ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया की मुश्किलें बड़ी हैं। वॉर मिडिल ईस्ट में हो रही है, लेकिन इसका असर पूरे दुनिया पे है। मित्रों, कोरोना के समय में जैसे बैन लगे थे, वैसे ही जैसी पाबंदियां लगी थी, वैसी ही दुनिया के कई देशों में शुरुआत हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना के समय लगा बैन महामारी से बचने के लिए था। आज जो बैन लग रहा है, जो पाबंदियां लग रही हैं, वो वित्तीय और तेल वाली आर्थिक महामारी से बचने के लिए लगाई गई है। युद्ध में मुनाफा कमाना मानवता के खिलाफ कितना बड़ा अपराध है, इसे समझने के लिए पहले हमें दुनिया के मौजूदा हालात को समझना होगा। मित्रों, सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों का हाल जान लेते हैं। श्रीलंका में सप्लाई कम होने के कारण तेल की राशनिंग कर दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों को हर हफ्ते 15 लीटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक गाड़ी को हर हफ्ते 200 लीटर तेल मिल रहा है। तेल संकट से बचने के लिए बुधवार को अनिवार्य छुट्टी घोषित कर दी गई है। एलपीजी की कमी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सोचिए, ऐसे वक्त में युद्ध शुरू करने वाले ट्रंप के करीबी अमेरिकी बाजार में दोनों हाथों से मुनाफा बटोर रहे हैं। बांग्लादेश में तेल की राशनिंग की गई। बिजली की खपत कम करने के लिए यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। ऑनलाइन क्लास हो रही हैं। कोरोना में ठीक ऐसा ही होता था। बिजली संकट को देखते हुए 5-5 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है। आधे सरकारी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, जैसे कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम होता था। स्कूल और कॉलेज 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी विभागों के लिए तेल का कोटा 50% घटा दिया गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। भूटान में ईंधन की खपत को कंट्रोल करने के लिए वर्क फ्रॉम होम वाली व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। म्यांमार में प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड इवन वाली व्यवस्था लागू कर दी गई है। तेल की किल्लत के कारण पेट्रोल पंप बंद हो गए। यह हमारे पड़ोसी देशों का हाल है। सोचिए, अमेरिका के आलीशान ऑफिस में बैठी एक लॉबी ईरान वॉर की खबरों का सहारा लेकर शेयर मार्केट से सट्टेबाजी तक पैसे कमा रही है, मुनाफा बटोर रही है। लेकिन उसी वक्त दुनिया के 85 देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, केनिया जैसे 90 देशों से ज्यादा देश संकट में हैं। इन देशों में पेट्रोल और एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। तेल आयात करने वाले देशों का आयात बजट करीब 60% तक बढ़ गया है। सोचिए, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा धन कुछ व्यापारियों, सट्टेबाजों और शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले एक लॉबी की जेब में जा रहा है। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक नोम चॉम्स्की ने कहा है कि युद्ध में कुछ लोग मुनाफा कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग उसकी कीमत चुकाते हैं। ईरान वॉर के समय नोम चॉम्स्की की यह बात पूर्णतः सत्य साबित हो रही है।
संकट के समय ट्रंप के बयानों को आधार बनाकर अमेरिका में एक लॉबी अरबों डॉलर का मुनाफा बना रही है। वहीं दुनिया की 60% आबादी यानी 10 में से 6 लोग महंगाई के तौर पर युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। यह संकट वैश्विक है। न्यूजीलैंड में 1979 के दौर के कारलेस डे वहां पर नीति लागू की गई थी, यानी न्यूजीलैंड में 47 साल बाद फिर से लोग हफ्ते में एक दिन कार नहीं चला रहे। अब हम कुछ और देशों की आपको स्थितियां बता रहे हैं। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से एयर न्यूजीलैंड की 1100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। फिलीपींस में सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है। प्राइवेट कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी गई है। कंबोडिया में 6300 पेट्रोल स्टेशन में से 1/3 यानी 2100 बंद हो गए। मिस्र में रात 9 बजे के बाद मॉल, रेस्टोरेंट्स, रिटेल स्टोर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी ऑफिस शाम 6 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है। केन्या में ईंधन की राशनिंग कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका में भी ईंधन की राशनिंग की गई। लाओस में वर्क फ्रॉम होम का मॉडल अपनाया गया है। यहां बिजली बचाने के लिए ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है। दक्षिण कोरिया में ईंधन की राशनिंग हो रही है। संकट कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि सरकारी गाड़ियों को भी हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करने की इजाजत है। सरल शब्दों में कहें तो आधी दुनिया का संकट चुनिंदा लोगों के लिए फायदे का सौदा बन गया है। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका परिवार और उनके करीबी उस वक्त पैसा कमा रहे हैं जब आधी दुनिया परेशानी में है। सोचिए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष लोगों के इस तरीके की परेशानी में पैसा कमा रहा है। तो सर्बियाई फिल्म निर्देशक म्लादेन डोरडेविच ने कहा है कि युद्ध सिर्फ सफल व्यवसाय का दूसरा नाम है। ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए युद्ध सफल व्यवसाय बन गया है। मित्रों, मुनाफा कमाने के लालच से जो युद्ध हो रहा है उसमें वैश्विक जीडीपी में 1% की गिरावट की आशंका है। ईरान वॉर में अब तक जितना नुकसान हुआ है उससे निकलने में दुनिया को 10 साल तक का समय लग सकता है। मित्रों, ट्रंप ने सीजफायर के नाम पर शिगुफा छोड़ा। युद्ध विराम की आड़ में ट्रंप ने मुनाफाखोरी की। दुनिया को लगा कि 5 दिनों तक मिडिल ईस्ट में मिसाइलें थम जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बीती रात ईरान के हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल गया। मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि ट्रंप के 5 दिन के सीजफायर के ऐलान के बावजूद बीती रात ईरान पर हमले हुए। ईरान के 2 सबसे बड़े औद्योगिक शहरों खुर्रम शहर और इस्फहान पर भारी बमबारी की गई। इन हमलों से ईरान का पावर ग्रिड और गैस सप्लाई नेटवर्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मित्रों, ट्रंप का सीजफायर वाला दावा झूठा निकला, लेकिन ईरान ने पलटवार वाला वादा बखूबी निभाया। डीएनए में कल हमने आपको बताया था कि ईरान ने अपने बिजली संयंत्रों पर हमलों का जवाब कैसे देने का ऐलान किया। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो वो जवाब में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों में ब्लैकआउट कर देगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी कंपनियों के आईटी सेक्टर्स को भी तबाह करने की चेतावनी दी थी, और ईरान ने जो कहा वो किया भी। बीती रात ईरान के निशाने पर थे बहरीन, कुवैत, इराक और इजराइल। कल रात ईरान ने कुवैत पर मिसाइलें दागी। कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की कि एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को बीच में रोकने के दौरान गिरे मलबे और छर्रों से हाई वोल्टेज बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे कई इलाकों में अंधेरा छा गया। लेकिन ईरान ने बहरीन में जो हमला किया वो इस युद्ध में अपनी तरीके का पहला और सबसे खतरनाक हमला है। ईरान के ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर पर हमला कर दिया। हमले में डेटा सेंटर की बिल्डिंग को नुकसान हुआ और डेटा सेंटर का कामकाज रुक गया। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ईरान आखिर डेटा सेंटर को निशाना क्यों बना रहा है, इससे ईरान को क्या फायदा होगा। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि एक डेटा सेंटर पर हमला 100 मिसाइल हमलों के बराबर होता है। मित्रों, आज की तारीख में जंग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्वर पर टिकी है, और डेटा सेंटर को इसका गोदाम कहा जा सकता है। डेटा सेंटर की मदद से ही आर्मी के ऑपरेशंस चलते हैं, जैसे दुश्मन के टारगेट को लॉक करना, ड्रोन हमले करना, सैटेलाइट डेटा, रियल टाइम इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशंस, ये सब डेटा सेंटर में प्रोसेस होते हैं। बिना इनके दुश्मन की मूवमेंट का पता नहीं चल सकता। यानी ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला करके दुनिया की डिजिटल नस को काटने की कोशिश की है। मित्रों, कुवैत और बहरीन में तो बीती रात हमले का सायरन बजता रहा, लेकिन कल ईरान का प्राइम टारगेट था इजराइल। बीती रात ईरान के हमलों के सामने इजराइल के आयरन डोम ने मानो घुटने टेक दिए। ईरान ने कल कहा हमला किया, और इन हमलों के मायने क्या हैं हमारे इस वीडियो विश्लेषण में अब आप देखिए। इजराइल की राजधानी पर हमला, न्यूक्लियर सिटी पर हमला,
सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला। ईरान ने अपने बिजली संयंत्रों पर हमले का बदला चुन चुन कर लिया है। सबसे पहले आपको तेल अवीव की तस्वीरें देखनी चाहिए। ईरान ने बीती रात तेल अवीव पर इतने मिसाइल दागे कि चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागी है जिनमें 100-100 किलो के विस्फोटक लगे थे। इस तस्वीर में देखिए, तेल अवीव की एक 4 मंजिला इमारत से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। धमाका इतना बड़ा था कि जहां मिसाइल गिरी वहां गड्ढा हो गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इजरायली मिसाइलें जहां भी हिट कर रही हैं, इजरायल का वो इलाका सील करना पड़ रहा है। ये हालात तब है जब इजरायल भारी तादाद में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। हवा में कई मिसाइलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की इमाद और अल-कद्र जैसी एडवांस मिसाइल कुछ इस तरह दो इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देकर इजरायल के अलग अलग शहरों में तबाही मचा रही है। तेल अवीव के अलावा ईरान ने इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा को भी निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात ईरान ने हाइफा में इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। हाइफा की बजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला कितना अहम है, इसे आप ऐसे समझिए कि यह इजरायल की जरूरत का लगभग 60% तेल आपूर्ति करता है। तेल अवीव और हाइफा के अलावा ईरान ने एक बार फिर इजरायल के एटमी शहर डिमोना के करीब हमले किए। यरूशलेम और वेस्ट बैंक में भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। इजरायल में लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं और जिस तरह से ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि अगली मिसाइल कब और कहां गिरेगी। डीएनए मित्रों, इजरायल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि ईरान की मिसाइलें बेरोक टोक हमले कर रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है। जिस आयरन डोम को लेकर इजरायल ये दावा करता है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस पैट्रियट और थाट को लेकर अमेरिका ये दावा करता है ये दुश्मन के 90% हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है, ये क्या कर रहे हैं? आखिर इजरायल में लगे इजरायली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के सामने क्यों फेल हो रहे हैं? अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम के नाकाम होने की एक वजह है ईरान एक साथ कई ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला कर रहा है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सारे हथियारों को ना रोक पाए। इसके अलावा ईरान क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलें दाग रहा है, यानी ऐसी मिसाइलें जो टारगेट को हिट करने से पहले कई टुकड़ों में बंट जाती हैं और एक मिसाइल से 20 से 30 अलग अलग विस्फोटक के टुकड़े नीचे टारगेट पर गिरते हैं। लेकिन इन रणनीति के अलावा ईरान ने अपनी मिसाइल्स को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे उनकी मिसाइलें मानो अदृश्य हो गई। मित्रों, इस तकनीक को लेकर जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स पर इस्तेमाल होने वाले जीपीएस में बदलाव किया। ईरान पहले अमेरिकी जीपीएस का इस्तेमाल करता था जिसे जाम करना अमेरिका और इजरायली एयर डिफेंस के लिए आसान था, लेकिन ईरान ने जून 2025 में हुए 12 दिन के युद्ध के बाद चीनी जीपीएस बाइडू 3 को इंटीग्रेट कर लिया, जिसके बाद उनके हथियारों का हिट रेट काफी ज्यादा बढ़ गया। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि चीन का जीपीएस सिस्टम कैसे ईरान की मिसाइल्स को ज्यादा मारक बना रहा है। पहले ईरान जो अमेरिकी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था उसे 12 सैटेलाइट्स गाइड करती थी, लेकिन चीन के बाइडू 3 को 45 सैटेलाइट्स गाइड करती हैं, जिससे मिसाइल का टारगेट ज्यादा सटीक हो जाता है। मित्रों, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी जीपीएस वाली मिसाइलों के सिग्नल को जाम कर पाते थे, जिससे मिसाइलें भटक जाती थीं, लेकिन चीन का जीपीएस जैम प्रूफ है, वो अपना रास्ता नहीं भटकती। यही वजह है कि ईरान इजरायल के अंदर सटीक निशाने लगा रहा है। डीएनए मित्रों, इजरायल पर ईरान सटीक निशाने लगा रहा है तो ईरान से निपटने के लिए ट्रंप भी एक सटीक प्लान तैयार कर रहे हैं। ट्रंप के इस प्लान का मकसद है अमेरिका के धुरंधरों को जंग के मैदान में उतारना। कौन है अमेरिका के ये धुरंधर और ट्रंप के बैटल प्लान में इन्हें क्यों शामिल किया गया, ये समझने के लिए आपको अमेरिका से आया एक बड़ा अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। यह अपडेट आपको ट्रंप के अगले कदम के बारे में बहुत कुछ बताएगा। मित्रों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जमीनी लड़ाई के लिए एक घातक टुकड़ी को युद्ध में उतारने का प्लान बनाया है। इस काम के लिए अमेरिकी सेना की सबसे ऐतिहासिक टुकड़ियों में से एक यानी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को चुना गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवीजन के 3000 सैनिकों को ईरान में उतारने की तैयारी की जा रही है। यहां आपको जानना चाहिए कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन एक ऐसी टुकड़ी है जिसे सिर्फ 18 घंटों के अंदर धरती के किसी भी हिस्से पर
युद्ध के लिए तैयार और तैनात किया जा सकता है, सिर्फ 18 घंटे में। मित्रों, ट्रंप ने यह प्लान क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान के मोर्चे के लिए ये एयरबॉर्न डिवीजन को ही क्यों चुना गया। मित्रों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस डिवीजन को एयरबॉर्न क्यों कहा जाता है। दरअसल इस डिवीजन के सैनिक पैराशूट के जरिए कूदते हैं और फिर जमीन पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। चूंकि इनका वक्त काफी आसमान में उड़ते विमान में बीतता है, इसी वजह से इन सैनिकों की यूनिट को एयरबॉर्न कहा जाता है। एक पैराट्रूपर को साल के 365 में से 270 दिन ट्रेनिंग में गुजारने पड़ते हैं। पूरी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 12 बार पैराशूट लेकर कूदना होता है और 270 दिनों में कुल 1130 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इन पैराट्रूपर्स के पास M4 कार्बाइन, M240 मशीन गन, एंटी टैंक मिसाइल्स और भारी मोर्टार जैसे हथियार होते हैं। मित्रों, अमेरिकी सेना में एयरबॉर्न डिवीजन पिछले 84 सालों से तैनात है, लेकिन इस यूनिट की पहचान दूसरे विश्व युद्ध के एक अहम मोर्चे से बनी। इतिहास की किताबों में इस मोर्चे को डी डे यानी फैसले का दिन कहा जाता है। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध तक माना जाता था कि भारी संख्या में पैराशूट के जरिए सैनिकों को उतारना जोखिम भरा काम होता है और ऐसे ऑपरेशन में कामयाबी की संभावना बहुत कम होती है। 6 जून 1944 को फ्रांस के नॉर्मंडी में अमेरिकी सेना की यह एयरबॉर्न डिवीजन उतरी। इस हमले का मकसद था नॉर्मंडी को नाजी जर्मनी के कब्जे से मुक्त कराना। अमेरिका के इन पैराट्रूपर्स यानी पैराशूट से कूदने वाले सैनिकों ने न सिर्फ भारी संख्या में लैंडिंग की, बल्कि सबसे अहम मोर्चे को जीत भी लिया। यह युद्ध इतना भीषण था कि पहले ही दिन 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारी संख्या में पैराशूट से सैनिकों को उतारकर जीत हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मंडी के युद्ध के बाद नाजी जर्मनी के अंदर इन सैनिकों का खौफ पैदा हो गया था। इस दहशत का सबसे बड़ा सबूत एक अज्ञात जर्मन ऑफिसर की वो डायरी थी जो युद्ध के बाद मिली थी। अपनी डायरी में जर्मन ऑफिसर ने लिखा था, पैराशूट के जरिए लैंडिंग करने वाले अमेरिकी सैनिकों की शक्ल में मुझे शैतान जैसा गुस्सा नजर आता है। वो अचानक किसी भी दिशा से आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। हम सो नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है ये सैनिक किसी भी वक्त धावा बोल देंगे। मित्रों, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन नाम की इस सैन्य टुकड़ी का इतिहास आपने जाना और समझा। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ईरान में इस पैराशूट फोर्स को कौन सा मिशन दिया जाएगा। मित्रों, डीएनए में हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने ईरान के तेल केंद्र यानी खार्क द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के मरीन कमांडोज उतारने का प्लान बनाया। इस खार्क द्वीप के इर्द गिर्द ईरान की भारी सैन्य तैनाती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए एयरबॉर्न डिवीजन को तैनात किया जाएगा, यानी अमेरिका के मरीन कमांडो खार्क द्वीप पर कब्जा करेंगे और उस कब्जे को बरकरार रखने का जिम्मा एयरबॉर्न यानी पैराशूट के जरिए जमीन पर पहुंचने वाले सैनिकों को दिया जाएगा। मित्रों, अगर मौजूदा जानकारियों को एक साथ रखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि ट्रंप का मकसद खार्क द्वीप पर 2 चरणों में सैन्य कार्रवाई करना है। पहले चरण में अमेरिकी मरीन कमांडोज होंगे और दूसरे में एयरबॉर्न यूनिट के सैनिक। इन दोनों सैन्य टुकड़ियों को अमेरिकी फौजियों में सबसे घातक माना जाता है। कामयाब टुकड़ी को एक साथ लाकर सैन्य कार्रवाई का प्लान बताता है कि अब खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिका पूरा जोर लगाएगा। अगर अमेरिका को खार्क पर कब्जा हासिल हो गया तो ईरान हॉर्मुज में अपनी घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। डीएनए मित्रों, अमेरिकी कमांडोज भेजकर अमेरिका इस युद्ध में ग्राउंड एंट्री बांधने की फिराक में है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका पर इनडायरेक्ट अटैक भी कर रहा है। यह इनडायरेक्ट अटैक क्या है और ईरान की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, अब हम युद्ध के इस पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ईरान की इस रणनीति को समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर है अमेरिका के टेक्सास में तेल रिफाइनरी की और दूसरी तस्वीर है दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की। मित्रों, युद्ध की शुरुआत के बाद इन दोनों आग की घटनाओं ने अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। जिस वक्त ट्रंप ईरान के तेल भंडार पर बम बरसाने की धमकी दे रहे हैं, उस वक्त अमेरिका की तेल रिफाइनरी में आग लग गई। जब अमेरिका का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमले कर रहा था, ठीक उसी वक्त उसमें आग लग गई। मित्रों, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर यह ईरान का बदला है? कल यानी 23 मार्च को टेक्सास के पोर्ट आर्थर में वेलिरो ऑयल रिफाइनरी में जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट के घंटों तक यह धू-धू कल जलता रहा। इस रिफाइनरी का एक हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हादसे के बाद पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। तेल रिफाइनरी में विस्फोट के बाद अधिकारी इसे हादसा बता रहे हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि हीटर की खराबी की वजह से धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके की टाइमिंग ऐसी है
कि इस पर सवाल उठना लाजमी है। इस विस्फोट के बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये सच में हादसा है या फिर ईरान का हमला है। विस्फोट के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हादसा ही है या फिर ईरान का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है। मित्रों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी है। ऐसे में कई थ्योरीज में यह भी कहा जा रहा है कि क्या यह धमकी का जवाब है। मित्रों, ये तेल रिफाइनरी अमेरिका की 8वीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यहां से रोजाना करीब 4.5 लाख बैरल तेल निकाला जाता है। यह अमेरिका की लाइफलाइन है और सवाल यही उठ रहा है कि ईरान ने बदला लेने के लिए अमेरिका में घुसकर इस हाई वैल्यू टारगेट को हिट किया है। मित्रों, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईरान युद्ध के बाद से ये आग लगने की दूसरी बड़ी घटना है। इसी तरीके का संयोग ईरान के खिलाफ तैनात यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में भी हुआ था। ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल का कमांड सेंटर कहे जाने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 11 मार्च को अचानक आग लग गई। यह आग लॉन्ड्री रूम में लगी थी। इसे बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अमेरिका ने दावा किया यह महज एक हादसा था, लेकिन अमेरिका के दावों से अलग ईरान ने यह दावा किया था कि उसके ड्रोन ने एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया। दावे दो हैं, लेकिन सच यह है कि इस आग की घटना के बाद अब इस वॉरशिप को वापस बुला लिया गया है। इसे ईरान के मोर्चे से हटा लिया गया है। मित्रों, युद्ध की शुरुआत के बाद से 2 बड़ी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। दोनों घटनाओं में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में यह सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या यह हादसा ही है या फिर इसमें ईरान का कोई हाथ है, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस का ईरान को पुराना तजुर्बा है। 1983 में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर आत्मघाती हमला बोला था। इस हमले में 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। यह हमला तब हुआ था जब ईरान इराक युद्ध में अमेरिका इराक का साथ दे रहा था। इसी तरह 1996 में सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर भी ट्रक से फिदाइन हमला किया गया। इस हमले में 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए और करीब 450 सैनिक घायल हुए। इस हमले के लिए भी FBI ने ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया था। ईरान ने 2011 में न्यूयॉर्क के अंदर सऊदी अरब के राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि यह साजिश नाकाम हो गई थी। मित्रों, दुनिया जानती है कि सैन्य ताकत के मामले में ईरान अमेरिका से काफी पीछे है, लेकिन ईरान हर बार उसी तरीके की युद्ध नीति अपनाता है। मित्रों, आपको यह जानना चाहिए कि इसे एसिमेट्री वॉरफेयर यानी गैर बराबरी वाला युद्ध नीति कहा जाता है, जिसमें 2 असमान ताकतें आमने सामने होती हैं। इसमें कमजोर पक्ष आमने सामने की लड़ाई के बजाय गुरिल्ला युद्ध, फिदाइन हमले और साइबर हमलों जैसी अपरंपरागत रणनीतियों का उपयोग करके मजबूत दुश्मन की कमजोरियों पर प्रहार करता है। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ लिटलिक्स का कहना है कि आज के युद्धों का प्रभाव युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर तक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान वॉर का असर भी उन देशों पर पड़ रहा है जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। आगे अभी और बड़ा आर्थिक झटका लगने की आशंका है। दुनिया के देशों की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मूडीज ने एशिया के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है। मूडीज के मुताबिक एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था पर ईरान वॉर का बड़ा असर पड़ने वाला है। पूरे क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, विशेषकर उन देशों की जो मिडिल ईस्ट से ईंधन आयात करते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत ने ऐसी आपदा से निपटने की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यसभा में देश से संवाद कर रहे थे, तब उन्होंने इसे दोहराया भी। इसलिए आज हम नए संकट और उस संकट से निपटने वाले ईंधन में आत्मनिर्भरता वाली तैयारी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मूडीज ने आर्थिक आउटलुक पर जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें डराने वाली क्या क्या बातें हैं। देशों की अर्थव्यवस्था की भविष्य गणना करने वाली मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक की जो औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% यानी 4.25% से थोड़ा ज्यादा है, वो 2026 में 4% पर आ जाएगी, जबकि अगले साल यानी 2027 में ये गिरकर 3.5% से थोड़ा अधिक यानी 3.6% तक जा सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र की जीडीपी 3% तक आ जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर यह डराने वाली खबर है, क्योंकि आम लोगों पर इसका सीधा असर यह होगा कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, जिससे कारोबारियों को नुकसान होगा, नौकरियों पर संकट आएगा। ऐसी स्थिति में लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होगी, मतलब लोग खरीदारी भी कम करेंगे। लोगों में भविष्य को लेकर डर बढ़ाने वाली इस रिपोर्ट के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ईरान वॉर है। दूसरा बड़ा कारण ईरान वॉर से पहले जो ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा था,
उसका भी असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। घरेलू मांग पहले से ही धीमी थी और निर्यात की रफ्तार भी कम हो रही थी। लेकिन ईरान वॉर ने हालात को और बिगाड़ दिया है। भारत सरकार को इसका अंदाजा अच्छी तरह से है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यसभा में देश से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात से दुनिया भर में स्थितियां बदल गई हैं। हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आगाह करने के साथ साथ आश्वासन भी दिया। बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण जो ईंधन संकट बन रहा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में बयान दिया था। लोकसभा में वो जब ईंधन में आत्मनिर्भरता वाली तैयारी के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने इथेनॉल का जिक्र किया। पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने इस तैयारी को लेकर क्या कहा। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री ने वैकल्पिक ईंधन के तौर पर जिस इथेनॉल के बारे में बताया वो किस तरह फायदेमंद साबित हो रहा है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अभी जो 20% इथेनॉल का प्रयोग हो रहा है उसे पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित था, लेकिन देश ने 2025-26 में ही ये टारगेट अचीव कर लिया, यानी हासिल कर लिया। ये बताता है कि ईंधन में आत्मनिर्भरता की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इथेनॉल के उपयोग के कारण देश को पिछले 10 साल में $15.5 अरब यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस पैसे में लगभग 40 से 45 दिनों का क्रूड ऑयल आयात किया जा सकता है या फिर लगभग 45 दिनों तक पूरे देश की पेट्रोल डीजल की मांग पूरी हो सकती है। पिछले एक साल में ही 41,500 करोड़ रुपए की बचत हुई। पहले सिर्फ गन्ने के शीरे से इथेनॉल बनाया जाता था, लेकिन अब मक्का और चावल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका असर यह है कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को 38,180 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसका अतिरिक्त फायदा एक यह भी हुआ कि इथेनॉल के प्रयोग के कारण पिछले 10 साल में करीब 7 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस कथन को आप ऐसे समझिए कि आज की तारीख में देश की इथेनॉल उत्पादन क्षमता मांग की अपेक्षा अधिक हो चुकी है। ये ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रतिबद्ध भारत का संकल्प है। यही कारण है कि इस समय पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। उसे 2030 तक 30% करने की तैयारी है। जिस तरह भारत में इथेनॉल का प्रयोग बढ़ रहा है उसे देखकर गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी इथेनॉल से चलने वाले वाहन लाने की तैयारी में है। अगले साल तक हवाई उड़ान में भी इथेनॉल के इस्तेमाल की तैयारी है। इससे पेट्रोल डीजल को लेकर दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसमें कमी आ जाएगी। इस समय जब संकट काल है, मूडीज जैसी संस्था डराने वाली रिपोर्ट्स दे रही हैं, तब इथेनॉल अर्थव्यवस्था में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम ईंधन का काम कर रहा है। भारत जिस तरह पेट्रोल के साथ विकल्प के तौर पर इथेनॉल का प्रयोग कर रहा है, उसी तरह कंप्रेस्ड बायोगैस भी गैस की निर्भरता को कम कर रही है। अब हम कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। गैस के विकल्प के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है। कचरे, गोबर, पेड़ पौधों और अन्य जैविक अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती है। इस समय देश में करीब 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट चालू हैं। अभी सीएनजी और पीएनजी में 1% कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाई जाती है। 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि हर साल 150 लाख मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हो। इससे सरकार प्राकृतिक गैस का आयात 20% तक कम करना चाहती है। मित्रों, अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो उन लोगों से जुड़ी है जो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आरक्षण और अन्य विशेष संरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना धर्म त्याग देते हैं, उन्हें दलित रहते जो सुविधा मिलती है
उसे त्यागना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धर्म बदलकर पादरी बने एक शख्स के अधिकार से जुड़े विवाद पर आया। मित्रों, यूनानी दार्शनिक प्लूटार्क ने कहा था, मनुष्य जो अपनी आस्था बदलता है उसे न केवल अपने विचार बल्कि अपनी आदतें और जीवन का तरीका भी बदलना चाहिए। आधा परिवर्तन किसी काम का नहीं है, लेकिन तात्कालिक फायदे के लिए धर्मांतरण करने वाले कुछ लोग अपने पुराने लाभ को नहीं त्याग पाते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए आज जो कहा उससे दो बातें स्पष्ट हैं। पहला यह कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं दायर कर सकते। और दूसरा, उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। डीएनए में अब आज का संदेश। जिंदगी का गणित भी अजीब है। यहां बांटने से खुशियां कम नहीं होती बल्कि कई गुना बढ़कर मिलती हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।